Welcome back to day 3 of 7 days React.js एंड Firebase लर्निंग चैलेंज। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर आपने React.js को सेटअप करना, इंस्टॉल करना, Firebase को सेटअप करना, फिर उसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन भी सीख ली। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फायरस्टोर। फायरस्टोर इस्तेमाल क्यों होता है? आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप कोई भी ब्लॉग एक्सेस कर लो, तो आप या तो डाटा को डेटाबेस के अंदर पुट कर रहे होते हो, या आप उसको वहाँ से ले रहे होते हो, या आप उसको डिलीट कर रहे होते हो, अपडेट कर रहे होते हो। तो वो आप करते हो डेटाबेस के अंदर। तो React.js और Firebase के अंदर अगर हमने डाटा को स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम रियल टाइम डेटाबेस का इस्तेमाल कर लें, जो कि आगे चल के हम करेंगे। लेकिन एक हमारे पास होता है फायरस्टोर। फायरस्टोर के अंदर आप जो कम्प्लेक्स डाटा होता है ना, उसको भी इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम जो कम्प्लेक्स डाटा है उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, किस तरह से हम फायरस्टोर और React.js को आपस में कनेक्ट करके एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। CRUD ऑपरेशन का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, आप या तो डाटा क्रिएट कर रहे होते हो, या आप डाटा को ले रहे होते हो, मतलब उसको आप रीड कर रहे होते हो। जिस तरह से आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हो, जिस तरह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी आप डाटा को रीड कर रहे हो, या फिर आप डाटा को डिलीट कर रहे होते हो, या फिर आप डाटा को अपडेट कर रहे होते हो। इसे बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। और दोस्तों यकीन जानो, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेब डेवलपमेंट सीख लो, ऐप डेवलपमेंट सीख लो, तो आप अगर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख जाते हो ना, तो आप वेब डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट 70% सीख जाते हो। बाकी 30% के अंदर सिर्फ लॉजिक्स हैं। लेकिन मेन आपका डाटा क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इन तमाम फंक्शनैलिटीज को। सो लेट्स स्टार्ट। फायरस्टोर डेटाबेस को सेटअप करने के लिए आप अगेन फायरबेस की वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, हम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं 7 डेज, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है फंक्शन, होस्टिंग, परफॉर्मेंस, इसके अलावा स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन, और जितने भी नीचे इसके अंदर ऑप्शन है वो सारे हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आपने अगर इस साइड के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड, बिल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है फायर स्टोर डेटाबेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास अगेन एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने जस्ट क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर है क्रिएट डेटाबेस। आपने इसको एज डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसकी लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अपनी कंट्री वाइज सेलेक्ट नहीं करना, जो इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसी को आपने सेलेक्ट करके अगेन इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे आपके पास ये आ रहा है स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन मोड के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने हमेशा इसको स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड करना है, फिर इसको आपने कर देना क्रिएट। क्रिएट के बाद आपके पास ये क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस आ जाएगी। यहाँ पे आप कलेक्शंस को स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन आपने आ जाना है पहले रूल्स के अंदर। अब देखो, जब आप काम कर रहे हो लोकल होस्ट पर, तो आपका जो डाटा है वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। मतलब वो एक जो एक्चुअल डोमेन होता है और एक लोकल होस्ट, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो आपने यहाँ पे इसको कर देना है ट्रू। यहाँ पे इसकी जो राइट और रीड और राइट इसकी है ना इजाज़त, इसको आपने यहाँ पे ट्रू कर देना, ताकि हम इसको लोकल होस्ट से भी यूज़ करवा सकें। जब हम इसको पब्लिश करेंगे ऑनलाइन, देन हम इसको अगेन फॉल्स के अंदर चेंज कर देंगे। इससे ये होता है कि आपका जो डाटा है वो कोई बंदा चुरा भी सकता है, और आपके डाटा को मॉडिफाई भी करवा सकता है। लेकिन जैसे हमारी वेबसाइट या ऐप रेडी होती है, फिर हम इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको अगेन फॉल्स कर देंगे तो सेम वही वाली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब इसके अप्लाई करने के बाद आपने आ जाना डाटा के अंदर। अब यहाँ पे जिस तरह से आप PHP के अंदर या MySQL के अंदर एक टेबल्स का नाम देते थे कि ये मेरे टेबल्स का नाम है, ये आप यहाँ पे टेबल्स का नाम दोगे। हम इसके अंदर स्टूडेंट्स को क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। आप कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे हम इसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो देंगे। अब अगर तो आप यहाँ से इसका जो टेबल क्रिएट करते हो देन ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से क्रिएट ना करो, तो जब आपका डाटा आता है जब आपका डाटा आता है React.js से, तो वहाँ पे भी हम एक टेबल का नाम देते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस टेबल को भी ये क्रिएट कर देता है। लेकिन अभी टेस्ट तौर पे आपने यहाँ पे इसको आईडी भी दे देनी है।
आईडी इसको आप हर एक को अलग भी दे सकते हो 1 2 3, और आप इसको ऑटो आईडी भी कर सकते हो। ऑटो आईडी से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये आईडी यहाँ पे दे देता है। उसके बाद हमें फील्ड कौन कौन सी चाहिए। अब एक मुझे चाहिए नेम, जो भी स्टूडेंट होगा उसका नेम, वो मुझे स्ट्रिंग के अंदर चाहिए। उसकी वैल्यू सबसे पहले मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। अब सेकंड फील्ड के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे अगेन एज के लिए, तो एज दे दूंगा। फिर मुझे एज चाहिए नंबर के अंदर, तो इसको मैंने नंबर कर दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 25। अब इसके अलावा आपको जितनी भी फील्ड्स चाहिए होंगी, मतलब एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए जितनी फील्ड्स रिक्वायर होती हैं वो सारी आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आपके पास हर किस्म की टाइप्स भी है, बोलियन, मैप, एरे। आप इसके अंदर नंबर भी स्टोर करवा सकते हो, मतलब जितनी भी आपकी डाटा टाइप्स हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, तो एक फर्स्ट आइटम हमारी डाटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि इसको क्रिएट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जैसे इसके अंदर डाटा ऐड करेंगे उसी टाइम हमारे पास बगैर पेज को रीलोड किए हुए डाटा भी शो होता है, और अगर हम ऐड करते हैं तो सेम वो भी उसी तरह से होता है। अब ये हमारे पास होगी एक डाटाबेस इसकी क्रिएट, जिसके अंदर एक डाटा हमारा मौजूद है स्टूडेंट्स का, जिसका नेम है बाबर, और एज जिसकी है 25। अब उसके बाद आपने आ जाना अपने कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर हम आ गए। फिर इसको हम साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी ओपन कर लेंगे, और सबसे पहले हम आ जाएंगे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब देखो दोस्तों, जब हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवा रहे थे तो हमने इसकी जो लाइब्रेरी आथ है उसको गेट किया। अब हम इसकी फायर स्टोर डाटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए इसके अंदर अगेन एक लाइब्रेरी मौजूद है फायर स्टोर, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर हम इसको देंगे गेट फायर स्टोर, और फिर हम इसको बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्राम लिखने के बाद अगेन फायर बेस स्लैश फायर स्टोर, यहाँ पे फायर स्टोर। अब इससे क्या होगा, फायर स्टोर नॉट फंक्शन, फायर स्टोर। अब इससे क्या होगा कि जो फायर स्टोर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो हम इसके थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं। अब इसको हम अगेन कन्फिगर करेंगे कि ये किस ऐप के अंदर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने अलग से भी यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे देंगे डीबी मतलब डाटाबेस नेम। फिर उसको हम देंगे गेट फायर स्टोर, और गेट फायर स्टोर के अंदर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम पास कर देंगे इस ऐप की, ये वाली। उसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे लिख दो। अब इसके अंदर क्या है कि आपका फायरबेस प्रोजेक्ट जो 7 डेज़ की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इसके अंदर मौजूद है, ऐप आईडी सारा कुछ। तो अब ये जो डीबी है, इसके अंदर हम जो भी क्वेरीज इंसर्ट करवाएंगे वो इस डाटाबेस के अंदर जाएगी, जो हमने पहले यहाँ पे ओपन की हुई है, यहाँ पे इस डाटाबेस को ये एक्सेस करेगी। अब ये हमारे पास होगी फायरबेस की डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद हमें सबसे पहला कंपोनेंट चाहिए डाटा को क्रिएट करने के लिए। हम इससे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, जिसका हम नाम रख देते हैं क्रिएट आइटम डॉट जेएसएक्स। इसको हमने क्रिएट किया। अब इसका नाम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे फंक्शन, और क्रिएट आइटम, उसके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एक रिटर्न के अंदर वैल्यू दे देंगे। एक जस्ट हम एक छोटी सी हेडिंग प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे रिटर्न लिखा, और रिटर्न के अंदर हम जस्ट लिख देंगे H1, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे क्रिएट आइटम। इसको हमने लिखा, फिर उसको हम यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट। अच्छा, जब हमने फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना तब हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एरो फंक्शन यूज़ कर रहा होता हूँ, तो सेम उसी तरह से मैंने इसके अंदर ब्रैकेट्स भी लगा दी और इक्वल लगा दिया। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम इसका नाम देंगे क्रिएट आइटम। अब ये जो क्रिएट आइटम है इसको हम ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर लगाएंगे, ताकि हम अपनी रियल टाइम चेंजेस देख सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट आइटम, यहाँ पे क्रिएट आइटम लिखा, और इसको हम कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे, यहाँ पे इस कंपोनेंट को लगा दिया ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे जो आउटपुट है वो आ गई क्रिएट आइटम की। अब क्रिएट आइटम के लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, जिसके थ्रू मुझे इसके अंदर डाटा लेना है। तो उसके लिए मैं इसको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ, और एक लेता हूँ यहाँ पे डिव, एक यहाँ पे डिव लूँगा, और इसके अंदर मैं ये h1 भी लगा दूंगा, और इसको मैं क्लास भी लगा दूंगा फॉर्म, क्लासेस को लगा देंगे फॉर्म। अभी हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन सीखी थी, उसके अंदर हमने ये स्टाइल की फाइल क्रिएट की थी, और इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत सीएसएस लिखी हुई है फॉर्म इनपुट को लेके और फॉर्म बटन्स को लेके। तो सेम ये वाली सीएसएस मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, ताकि मुझे अगेन सीएसएस ना लिखनी पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट और डॉट, यहाँ पे स्लैश और डबल स्लैश लेंगे, ताकि हम मेन डायरेक्टरी के अंदर आ जाएँ। आई थिंक इसके अंदर हमारे पास फाइल मौजूद है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस,
यहाँ भी लिखा, तो ये हमारे पास बॉक्स बन गया क्रिएट आइटम का। अब जो भी हम इसके अंदर इनपुट देंगे वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर हम एक पहले लेंगे फार्म का टैग, यहाँ पे लिखेंगे फार्म यहाँ पर, और फार्म के अंदर हम लेंगे एक इनपुट का टैग, इनपुट फील्ड पहले हमारे पास होगी यहाँ पे इसकी टाइप टेक्स्ट, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास होगी, हो जाएगी फर्स्ट नेम के लिए। मैं इसके अंदर चाहे लेबल लगाना चाहो लेबल लगा दूँ, अदरवाइज मैं प्लेस होल्डर के साथ भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटर नेम, इंटर नेम सेव करा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने नेम लिखना है। फिर अगेन सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसकी टाइप हम कर देंगे नंबर, और इसके हम यहाँ पे कर देंगे प्लेस होल्डर एज, सेव किया तो ये मेरे पास सेकंड आ गई एज के लिए। अब अगेन मुझे चाहिए एक सबमिट बटन, तो यहाँ पे बटन का टैग लूंगा और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड आइटम, ऐड आइटम, और इसकी मैं टाइप जो वो कर दूंगा सबमिट, ऐड आइटम, और यहाँ पे इसकी मैंने टाइप कर दी सबमिट, सेव किया। अब ये जो फॉर्म है इसके ऊपर हम एक इवेंट लगाएंगे ऑन सबमिट के ऊपर, कि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो एक इवेंट इसके ऊपर लग जाए। वो कौन सा लगे हम इसको लिख देंगे हैंडल ऐड डाटा, ये हैंडल सबमिट जो भी आप लिखना चाहो मैं इसके ऊपर फंक्शन लगा दूंगा हैंडल ऐड डाटा यहाँ पे, और इस कंपोनेंट को यहाँ से हम इस फंक्शन को हम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे हैंडल ऐड डाटा, सिंपल, ये हमारे पास फंक्शन लग गया। अब देखो दोस्तों, हमने फॉर्म के ऊपर ऐड डाटा भी लगा लिया, लेकिन अब एक चीज़ हमने लगानी है कि हम इसकी जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं उनको भी हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएं। अब उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाने के लिए मैं पहले कांस्टेंट लूँगा नेम के लिए, और यहाँ पे मैं नेम और सेट नेम, मतलब मैं इसके अंदर यूज स्टेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, नेम और सेट नेम यहाँ पे, इसको मैं इक्वल कर दूंगा यूज स्टेट के, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं एम्प्टी, और ये नेम के स्पेलिंग हम ठीक कर देंगे। अब सेम अगेन मुझे कांस्टेंट चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे एज के लिए, तो यहाँ मैंने एज लिखी, एज के बाद मैंने इसको कर दिया सेट एज, यहाँ पे एज को सेट करो, और इसको भी मैं यहाँ पे दे दूंगा यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी इसको एम्प्टी। अब ये जो नेम है ये हम पहले इनपुट की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, वैल्यू इसकी हो जाएगी नेम, और ऑन चेंज के ऊपर हम इसकी वैल्यू को चेंज करवा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज, और ऑन चेंज के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे ई, और यहाँ पे सेट नेम, यहाँ पे सेट नेम, और सेट नेम के अंदर हम लगा देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे, कि जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगेन एज के लिए भी सेम ये वाली मैं प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इसको सबसे पहले वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं पास कर दूंगा इस एज को, तो यहाँ पे मैंने एज लिखा। अब सेकंड इसके ऊपर भी मैं इवेंट लगाऊंगा ऑन चेंज के ऊपर, कि जब इसके ऊपर मैं ऑन चेंज इवेंट, मतलब जब इसके अंदर मैं डाटा अपडेट करूंगा तो ई जो इसके ऊपर एक एरो फंक्शन हम लगा देंगे, और एरो फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे कि इसके ऊपर सेट एज हो जाए, मतलब जो जो हमारे पास स्टेट है ना एज वाला, इसकी वैल्यू इसके साथ अपडेट हो जाएगी। और इसके अंदर भी हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो मैं इसके अंदर वैल्यू लिखूंगा वो इसकी एज मान जाएगी। अब सेव करेंगे, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी एज कर दी वैल्यू और सेट एज। अब इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं, और अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक दफ़ा रिलोड करते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, और इसके अंदर भी मैं कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी इसकी टाइप नंबर है, तो इसके अंदर मैं जस्ट नंबर दे सकता हूँ, और ये स्ट्रिंग है इसके अंदर नंबर भी पास कर सकता हूँ, और मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी दे सकता हूँ। अब आ जाएंगे हम हैंडल ऐड डाटा के ऊपर। अब दोस्तों हैंडल डाटा के ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे इसको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, कि जब भी इसको मैं सबमिट करता हूँ ऐड आइटम को, तो मेरे पास पेज रीलोड ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे ई, और उसके बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अक्सर हमारा जो क्यूज़ है वो ख़राब हो रही होती हैं, तो हम अगर इसको लगा दें तो हमारी जो फ़ील्ड्स हैं वो खाली नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने फॉर्म फिल किया और फॉर्म को सबमिट किया, और वो फॉर्म सबमिट नहीं होता सही से, तो क्या होता है अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारी फॉर्म की जो फ़ील्ड्स हैं वो सारी खाली हो जाती हैं। तो लेकिन अगर ये हम फंक्शनैलिटी लगा दें ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होता है कि यूज़र के लिए एक्सेसिबिलिटी रहती है, कि जो वैल्यू उसने ऐड नहीं की या जो डाटा उसने नहीं दिया वो उसको अगेन री एडिट कर दे या उसको ऐड कर दे। तो जो हमारा कस्टमर है या यूज़र है या स्टूडेंट है जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसके लिए आसानी रहती है, तो इसको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसके ऊपर हम ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब इस कैच के अंदर हम इसका पकड़ेंगे एरर,
यहाँ पे हम लगा देंगे अलर्ट, अगर कोई भी एरर आता है तो मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो जाए। अब उसके बाद आ जाएंगे ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वेट। अब वेट का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जिसे हम एसिंक्रोनस फंक्शन कहते हैं। एसिंक्रोनस जब भी लगाना है यहाँ पे हमें वेट लगाना पड़ना है, और जो हमारा फंक्शन है इसके साथ हमने उसको डिफाइन करना है कि ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्योंकि हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो एसिंक्रोनस फंक्शन लगाना ज़रूरी है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे सही से काम नहीं करता। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड डॉग। अब ये जो ऐड डॉग है ना, कि बाय डिफ़ॉल्ट फायर स्टोर की तरफ से ये एक फंक्शन है। फायर स्टोर जो हम डाटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जब भी डाटा को ऐड करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे ऐड डॉक्स का। अब ऐड डॉक्स के अंदर हम यहाँ पे इसको पहला जो पैरामीटर देंगे वो हम देंगे कलेक्शंस। अब कलेक्शन के अंदर हम 2 चीज़ें पास करते हैं। सबसे पहले डाटाबेस। अब जो हमने डाटाबेस लगाई हुई है डीबी के नाम से, हमारी जो फाइल है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हमने लिखा था डीबी और ये हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं डीबी, मेरे पास नीचे रिकमेंडेशन आ जानी चाहिए, नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे अगेन लिख दूँगा इंपोर्ट और डीबी। यहाँ पे क्योंकि हमारी ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे लिखूँगा डीबी और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ मैं खुद इस फाइल को एक्सेस कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे पास फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने जो डाटाबेस है उसको एक्सेस कर लिया। अब कलेक्शन के अंदर हम देंगे सबसे पहले डाटाबेस के मेरा जो डाटा वो किस डाटाबेस के अंदर जाए, मतलब ये डाटाबेस का जो डाटा ऑलरेडी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर है। अब सेकंड नंबर पे देंगे इसको वो वाला टेबल जिसके अंदर हमने स्टोर करवाना है। अगर हम इसका नाम यहाँ पे कोई डिफरेंट दे देंगे ना, तो यहाँ पे वो उसी नेम से कलेक्शन को क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है, अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐड करवाना चाहता हूँ, इसका नेम यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर यहाँ पे इसका नेम आइटम्स कर देता हूँ या मैं कुछ और कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक न्यू टेबल जो है वो क्रिएट कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा। इसके अंदर मैं वैल्यूज पास करूंगा कि कौन सा डाटा मुझे डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। अब फर्स्ट नंबर पे मुझे नेम को करवाना है, फिर मुझे एज को शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, तो नेम मेरा स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद एज मेरे पास स्टोर हो जाएगी। अब जब ये वेट आपका फंक्शन वर्क कर जाए, वर्क करने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाए, और अलर्ट के अंदर मेरे पास क्या आ जाए कि डाटा एडेड, यहाँ पे लिख देंगे डाटा एडेड, यहाँ पे इसको सेव करेंगे। और जब ये डाटा ऐड हो जाए, मेरे पास अलर्ट बॉक्स हो जाए, आ जाए, फिर उसके बाद जो इनपुट की फील्ड्स है ना ये वाली, ये मेरे पास खाली हो जाए, और यहाँ पे मैं अगेन लिख दूंगा सेट नेम, यहाँ पे हम कर देंगे एम्प्टी, और उसके बाद हम कर देंगे उसको सेट एज उसको हम कर देंगे एम्प्टी, यहाँ पे सेव करेंगे। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जिस तरह से इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ अली, और यहाँ पे एज में दे देता हूँ 12। अब करते हैं ऐड आइटम। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर को थोड़ा बहुत जो है ना वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगे। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास एरर आ रहा है कि ये हम फायरबेस के अंदर जो डीबी है ना, इसको हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अगर इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे ये जो इसकी है ना ब्रैकेट साइड वाली, ये हमें इसकी हटानी पड़ेंगी। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे करते भी नहीं होते, तो इसके अंदर सेंसिटिव जो डाटाबेसेस हैं वो स्टोर है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको लिखेंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट। यहाँ पे इस कांस्टेंट मतलब इस डाटा ये जो कांस्टेंट है डीबी वाली, इसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कांस्टेंट डीबी गेट फाइल्स टू डाटाबेस। अब हम आएंगे यहाँ पे, और इसके इर्द गिर्द हम अब डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब सेव करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं अपने पेज को रिलोड। अभी हम पेज को रिलोड किया। अब इसके अंदर हमें वैल्यू देते हैं, मैं इसके अंदर देता हूँ अली, और यहाँ पे देता हूँ 12। अब इसको करते हैं ऐड आइटम। अब उस वक्त हमारे पास एरर आ गया, ये हमने यहाँ मैं इसको चेक करने के लिए अलर्ट बॉक्स लगाया था। अब इसको मैं अगेन यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे अगेन इसको मैं लगाता हूँ ऐड आइटम, तो ये मेरे पास अलर्ट आ गया डाटा एडेड। नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है डाटा को ऐड होने के लिए। अब अगेन आ गया डाटा एडेड, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था। अब मेरे पास ये फील्ड्स भी इम्प्टी होगी। अब अगर मैं इसकी डाटाबेस के अंदर डाटा चेक करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो डाटा वो भी आ जाएगा। इसको भी एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है डाटा को शो करवाने के लिए, अदरवाइज हमारी जो फंक्शनैलिटी वो परफेक्टली वर्क कर रही है। ये देखें जो हमने डाटा वहाँ पे ऐड किया था, वो तीनों फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इनको बारी बारी ओपन करके चेक कर सकते हैं। जो डाटा हमने वहाँ पे दिया था सेम वो वाला डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर आ गया। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में। ये देखिए मेरे पास आ गया एज 25 बाबर जो मैंने पहले ऐड किया था। अब सेकंड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अली और 12।
ये देखें अली और 12 आ गया। तो इस तरह से आप बड़े परफेक्टली वे में डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकते हो यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस। अब हम देखते हैं कि जो डाटा हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया है उसको हम अपने पेज के अंदर शो किस तरह से करवा सकते हैं। डाटा को गेट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रख देंगे गेट आइटम। पहले का हमने नाम रखा क्रिएट आइटम्स, इसका नाम रख देंगे गेट आइटम्स डॉट JSX यहाँ पे। और इसके अंदर भी हम अगेन उसी तरह से एक फंक्शन पास कर देंगे, फंक्शन का हम नाम रख देंगे गेट आइटम्स। और यहाँ पे अब इसके अंदर हम रिटर्न लगाएंगे और रिटर्न के अंदर लगा देंगे डाटा। एक जस्ट हम एक हेडिंग प्रिंट करवा देंगे H4 के अंदर और इसके अंदर हम लिख देंगे गेट डाटा। ठीक होगा, सेव करेंगे और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम इसका नाम पास कर देंगे गेट आइटम्स का। अब इसको भी हम ऐप डॉट JSX के अंदर इसी के साथ नीचे लगा देंगे। इसके मतलब यहाँ पे लिखूँगा गेट आइटम्स और इसको यहाँ से हम कट करेंगे। कट करने के बाद नीचे इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा गेट डाटा। अच्छा, अब इसको भी हम ना डिव के अंदर पास कर देते हैं। एक हम यहाँ पे डिव लगा के ना, ताकि उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लें। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक यहाँ पे डिव लगा देंगे, डिव और यहाँ पे डिव और डिव के अंदर हमने पास कर दिया गेट डाटा। उसको हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देंगे और स्टाइल के अंदर सबसे पहले इसको पास करेंगे विड्थ, नॉट विंडो, विड्थ हम इसको लगा देंगे 400 पिक्सल। फिर उसका मार्जिन और जीरो और पैडिंग, मार्जिन 0 और ऑटो लगा देंगे ताकि ये डिव मेरे पास सेंटर में आ जाती है। यहाँ पे इसको लिखूँगा मार्जिन और यहाँ पे 0 और ऑटो, सेव करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको मार्जिन टॉप दे के थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक ठीक है क्योंकि ज़्यादा स्टाइल करना मकसद नहीं, ज़्यादा जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकें। अब देखिए दोस्तों, जब हमने डाटा को स्टोर करवाया तब हमने वेरिएबल्स ली डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब हमने डाटा को गेट करना है तो उसके लिए भी हम अलग से वेरिएबल्स लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं लूँगा कॉन्स्टेंट और इसका नाम लिखूँगा आइटम्स। फिर हम इसके अंदर रख देंगे सेट आइटम्स और इसको मैं इक्वल कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर पास कर दूंगा ये एरे। क्योंकि हमारा डाटा होना मल्टीपल ज़्यादा होना है तो इसलिए मैं यहाँ पे एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा। अब जब भी आप डाटाबेस से लेके आ रहे होते हैं ना, तब आपको जो फंक्शन रिक्वायर होता है, जो स्टेट रिक्वायर होता है वो होता है यूज इफेक्ट। तो आपने यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। फिर इसके अंदर आप यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दोगे, एरो फंक्शन, यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट्स। अब इसको हम यहाँ पे एक नाम देंगे ऑन कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट देंगे अनसब्सक्राइब। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन नाम वो मैं रखता हूँ ज़्यादातर जो रिकमेंडेड होते हैं। तो अनसब्सक्राइब, फिर उसके बाद हम देखेंगे वन ऑन शूट। अब ये जो ऑन शूट है ये फायरस्टोर डाटाबेस की तरफ से डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ऑन स्नैपशॉट। ऑन स्नैपशॉट के अंदर क्या होता है कि जो आपका डाटाबेस के अंदर स्टोर है ये उस डाटा को गेट करता है। तो हम अगेन इसके अंदर पेरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको हम देंगे कलेक्शन, कि किस कलेक्शन का डाटा इसने लेना है। हमने कलेक्शन दिया। अब कलेक्शन देने के बाद इसको हम देते हैं डाटाबेस के, किस डाटाबेस का जो डाटा है इसने इस कलेक्शन के अंदर स्टोर करवाना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं DB, इसको इक्वल करेंगे तो DB मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट लगाया हुआ। अब यहाँ पे DB लिखा। अब DB लिखने के बाद इसको मैं कॉमा लगाऊंगा और सेकंड इसको मैं पास कर दूंगा हमारी जो कलेक्शंस है उसका नेम। मैं उसका नेम मेरे पास स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने इसका नाम रखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको क्रिएट किया था ये स्टूडेंट्स, तो आपने इसी नेम को वहाँ पे भी लगा देना है। तो मैं उसको अगेन कॉपी करके लगा देता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। जब हमने इसको लगा दिया, सब इसको लाइव प्रीव्यू भी ऊपर रखते हैं यहाँ पे, जब मैंने स्टूडेंट्स को लगा दिया। अब उसके बाद हम इसके एंड पे एक लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद अगेन हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे। इसके अंदर हम पास कर देंगे स्नैपशॉट इस तरह से। फिर इसको हम यहाँ पे एज एरो फंक्शन यहाँ पे पास कर देंगे। अब इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे आइटम लिस्ट और इसको हम इक्वल कर देंगे स्नैपशॉट डॉट डॉक्स के, और यहाँ पे डॉक्स को हम कर देंगे मैप और मैप करने के बाद हम यहाँ पे डॉग को पास करेंगे इसके अंदर एज अ पैरामीटर। फिर इससे बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे इसको एज एरो फंक्शन पास किया, पेरेंथेसिस दिए, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट दी, फिर इसको हम यहाँ पे ID देंगे और ID को हम इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट की ID के।
यहाँ पे आप लिखेंगे doc.id कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट की आईडी है वो इसके अंदर पास हो जाए। फिर उसके बाद जितना भी डाटा है इसका यहाँ पे डॉक का, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 डॉट जो है ना, इसका मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर। इसको लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और डाटा कि जितना भी डाटा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए, यहाँ पे इस कांस्टेंट के अंदर। अब ये जो कांस्टेंट आपकी आइटम लिस्ट है ना, इसको हम कंसोल के अंदर चेक कर लेंगे कि इसके अंदर हमारा डाटा आ भी रहा है कि नहीं। तो मैं इसके अंदर इसको चेक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इससे रिटर्न के अंदर हम इस अनसब्सक्राइब को रिटर्न करवाएंगे, ताकि हम इसको जो इसके अंदर डाटा आ रहा है उसको हम एग्जीक्यूट भी करवा लें अपने पेज के अंदर रिटर्न के अंदर। और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, इसको हम पास कर देंगे अनसब्सक्राइब। यहाँ पे पास कर दिया। फिर इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जिस तरह से यूज़ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको एक एरे यहाँ पे। अब सेव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कंसोल के अंदर और इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये नीचे मेरे पास एरे आ गया और एरे के अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है, जो जो डाटा वहाँ पे मेरे पास था। आईडी और आईडी के अंदर बाबर आ गया, फिर अली, एज आ गई इसकी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डाटा है इसको हम अपने पेज के अंदर रेंडर करवाएंगे। उसके लिए जो सेट आइटम है ना, इसके अंदर डाटा को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा सेट डाटा और सेट डाटा के अंदर आइटम लिस्ट को मैं पास कर दूंगा। अब ये जो आइटम है ये मेरे पास वर्क करेगा एज अ एरे, क्योंकि इसके अंदर डाटा स्टोर है। तो अब इसको मैं अपने पेज के अंदर लगा के डाटा को शो करवा लूँगा। तो ये मेरे पास डाटा गेट है, इसके नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे लिखूँगा आइटम्स डॉट मैप कि आइटम्स का जो डाटा उसको मैप करो। मैप करने के बाद इसके अंदर सिंगल वेरिएबल दो आइटम, फिर इससे बाहर आ जाओ। यहाँ पे इससे बाहर आ गया, फिर इक्वल का साइन लगाया। फिर यहाँ पे हम इसको जिस तरह से हम एक डाटा को मैप करवाने के लिए एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से करेंगे। अब अगर तो मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करूँगा फिर मुझे इसके अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा फिर मुझे यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लगानी पड़ेगी। मैं सिंपल इसको यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा के फिर एल का टैग इस्तेमाल करूँ। अब एल के अंदर सबसे पहले मैं जो नेम है उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पहले मैं बी टैग के अंदर नेम को बोल्ड करके लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा नेम, यहाँ पे डबल कॉलन लगाया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आइटम को, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आइटम डॉट नेम, जो आइटम का नेम है वो मेरे पास शो करवा दो। सेव करेंगे तो जितने भी नेम है, नेम, बाबर, अली, ये सारे मेरे पास आ गए। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं डैश लगाऊंगा। डैश लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी एज जो उसको प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे अगेन बी का टैग लिखा और यहाँ पे लिख दूंगा एज। फिर इससे बाहर आएंगे, फिर इसको मैं यहाँ पे डबल डॉट लगाऊंगा। फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा आइटम्स डॉट एज कि जो आइटम की एज है वो मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आइटम्स को पास किया, आप यहाँ पे स्टूडेंट को पास कर सकते हो। आप कोई और नाम देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। आइटम मैंने इसलिए ताकि आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो, कुछ भी लगाते हो तो आप इसके अंदर वो जो है स्टोर करवा सको। तो अब हमने जितना भी डाटा था वो इसके अंदर स्टोर भी करवा लिया और इसको हमने पेज के ऊपर शो भी करवा दिया। अब इस डाटा के ऊपर हमने डिलीट फंक्शनैलिटी लगानी है और हमने लगानी है एडिट फंक्शनैलिटी। अब हम उसको देखते हैं कि हम इसको डाटा को डिलीट किस तरह से करवा सकते हैं और इस डाटा को हम अपडेट किस तरह